जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो सभी अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है। पेपर का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है, जिसका पेपर कोड है GEO 302। यहाँ पर आप लोग पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो सर जी पेपर कब है? तो पेपर 21 दिसंबर 2024 को होने वाला है और आपको इस क्लास में पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 2 का 2 सालों का मैं पेपर आपको देने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर आप लोग इस क्लास को अटेंड करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दी है। एक बार और आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर का नाम हो गया, पेपर कोड हो गया आपका, पेपर का ईयर हो गया यानी 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से रंगों का समूह प्राथमिक रंग कहलाता है? तो दोस्तों नीला, पीला और लाल ये आपका प्राथमिक रंग कहलाता है। सर जी लॉन्ग टर्म तक इसे कैसे याद रखें ताकि ये हमेशा याद रहे? तो देखिए ब्लू, येलो और रेड, ठीक है, ये ब्लू, येलो एंड रेड, इसे ऐसे याद रखिएगा BYR, ठीक है। क्या याद रखेंगे? BYR, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म तक आपको हमेशा याद रहेगा BYR, इसे याद रखिएगा। ब्लू, येलो, रेड ये आपका प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। BYR हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा, जीवन भर काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग सूचना की एक खाली स्थान भरना है। रिकॉर्डिंग है, कैसी रिकॉर्डिंग है? तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सूचना की एक नॉन कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग है, गैर संपर्क रिकॉर्डिंग होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले एक ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों जो अमेरिका है यानी USA जो है, ये सबसे पहले ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया था, सबसे पहला देश है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें ऑप्शन में USA कभी कभी नहीं लिखता है, अमेरिका लिख करके देता है, तो इसीलिए मैंने अमेरिका या फिर USA दोनों बताया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए एग्जाम में जा करके, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हवाई फोटोग्राफ नहीं है? तो देखिए काला और सफ़ेद यानी पंचक्रोमेटिक जो होता है ये एक प्रकार का हवाई फोटोग्राफ है, ठीक है। इंफ्रारेड जो काला सफ़ेद होता है ये भी एक प्रकार का हवाई फोटोग्राफ है आपका। रंगीन तस्वीरें भी हैं, यानी दोस्तों इसमें जो डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका हवाई फोटोग्राफ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर चौथे का। और एक बात याद रखेंगे, जो आपका पहला पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट 301 का, मैंने आंसर की आप लोगों को दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, पेपर 1 में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने उसको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ GIS? GIS के जनक कौन है? GIS के जनक रोजर टॉमलिंसन है, ठीक है। रोजर टॉमलिंसन आपका सही से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। रोजर टॉमलिंसन यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में सही से नहीं लिखा है, ठीक है। तो रोजर टॉमलिंसन आपके GIS के जनक हैं। इनका जन्म हुआ था 1933 में और मृत्यु हुई थी 2014 में, ठीक है। और जो ये जो GIS शब्द है इसका प्रयोग इन्होंने कब किया था? 1962 में, ठीक है। ये बात आप लोग भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। चले जो रोजर टॉमलिंसन थे इनको भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS का शब्द गढ़ने और 1962 में कनाडाई भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS बनाने के लिए GIS के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत के GPS को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के GPS को नाविक नाम से जाना जाता है, NAVIC, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, नाविक का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि देखिए कमेंट करने से क्या होता है आपको हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ठीक है। तो आप लोग खुद अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और भी बच्चे आपके कमेंट को जरूर देख लें, ठीक है। चलें, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलें प्रश्न नंबर 7 आप लोगों का पूछा गया है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन प्रकाशित करता है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत के स्थलाकृति मानचित्र को प्रकाशित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है,
8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, वेक्टर और रास्टर जीआईएस का संदर्भ हैं। तो ये बिंदु, रेखाएं और छवियों का संदर्भ हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी? तो जो आपका वेक्टर मॉडल होता है, ठीक है, जो वेक्टर मॉडल होता है इसमें डेटा को बिंदु, रेखाएं और बहुभुज के रूप में दर्शाया जाता है, जो ज्यामितीय संरचनाओं को दर्शाने के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है। और जो आपका रास्टर मॉडल होता है इसमें डेटा को ग्रिड या पिक्सेल के रूप में संग्रहित किया जाता है, और यह सतत डेटा जैसे कि उपग्रह होती हैं, उपग्रह की जो छवियां होती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है रास्टर, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों को। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 8वें का। 9वां प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो इसरो है दोस्तों ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका राइट है 9वीं का, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में याद रखेंगे क्योंकि हिंदी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अगला है देखें, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10वें का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से सही कथन चुने। चले देखते हैं, रास्टर डेटा में अधिक जटिल डेटा संरचना होती है? बिल्कुल नहीं। रास्टर डेटा में सरल डेटा मॉडल होता है? बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं प्लीज़ व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को जरूर भेज दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, वो एग्ज़ाम से पहले अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, ताकि बहुत ही हेल्प होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो मैंने आपको 301 में दिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो इसमें मैंने वो भी क्वेश्चन पेपर रखा है 302 में, और ये DDU का क्वेश्चन पेपर भी रखा है। 2 क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने लेकर के आया, बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन लाइक भी कर दीजिएगा। अगर लाइक ज़्यादा रहेगा क्लास पर तो यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है क्लास को, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चले साथियों, अब आते हैं टॉपिक पर। 12वां प्रश्न आपका पूछा गया है, रडार इसका एक उदाहरण है। रडार किसका उदाहरण है? तो जो रडार होता है ये एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है, सक्रिय रिमोट सेंसिंग। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है? 13 नंबर प्रश्न पूछा है, लैंडसैट श्रृंखला उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का है? कौन? लैंडसैट श्रृंखला उपग्रह ये आपका USA का है। कहाँ का है? USA। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न पूछा है, दृश्य स्पेक्ट्रम क्या दृश्य स्पेक्ट्रम में मौजूद लाल, हरा और नीला रंग उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ये आपका प्राइमरी कलर का उदाहरण है, प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। दृश्य स्पेक्ट्रम में मौजूद लाल, हरा और नीला रंग किसका उदाहरण होता है? प्राइमरी कलर का। चले अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, वह रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। तो जो आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है, ठीक है, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग, ये आपका बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है, यानी जो बाहरी रोशनी होती है इस पर ये आपका निर्भर होता है। निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चले 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? रिमोट सेंसिंग में DIP का अर्थ है। DIP का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है तो ध्यान रखेंगे, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का नुकसान क्या है? तो महंगा साधन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब आने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य वायुमंडलीय कणों के आकार के समान होता है तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? मी स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी EMR, ठीक है, इसमें दृश्य क्षेत्र बैंड की तरंग लंबाई सीमा होती है, कितनी होती है?
तो इसकी जो तरंग लंबाई सीमा होती है EMR की, वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दीप्तिमान ऊर्जा में सबसे छोटा अंतर जिस सेंसर द्वारा पता लगाया जा सकता है वो कौन है। यानी दीप्तिमान ऊर्जा में सबसे छोटा अंतर जिस सेंसर द्वारा पता लगाया जा सकता है उसका नाम है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा का रिजोल्यूशन विभेदन नियत है। यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन ऑफ डाटा इज फिक्स। तो जो आपका रास्टर डाटा होता है दोस्तों, इसमें आपका जो रिजोल्यूशन का डाटा होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। रेखापुंज डेटा में आपका रिजोल्यूशन जो विभेदन है वो नियत होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा संग्रह की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। अस्थायी समाधान को जाना जाता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में EM विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, सतत है या फिर असतत है या फिर असंतत है या फिर असतत है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए ये सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 का पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग ध्यान से देख लेंगे। रिमोट सेंसिंग शब्द को गढ़ने वाले एवलिन एल प्रूइट एफ भूगोलवेत्ता हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, एक निष्क्रिय सेंसर स्रोत के रूप में उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग करता है, यानी सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। द पैसिव सेंसर यूजेज एज ए सोर्स, सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। चले प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं। कौन उपयोगी होते हैं। लिथोलॉजी, वनस्पति आवरण, इमारतें या भूजल। तो जो आपका वनस्पति आवरण होते हैं ये आपके, ठीक है, क्या है, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं वनस्पति आवरण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछा गया है, किसी छवि के पिक्सेल का आकार केवल हो सकता है आयताकार, परिपत्र, वर्ग या त्रिकोण, बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसी छवि के पिक्सेल का जो आकार है वो केवल हो सकता है वर्ग में हो सकता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य है। जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य क्या होता है। भौगोलिक स्थान की जानकारी निर्दिष्ट करना। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। दोस्तों इसी तरह से 6 सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर मैंने रखे हुए हैं। जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो मैं 6 सेमेस्टर में भी आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर की आप लोगों को दे सकूं। बाकी मैंने 301 का आंसर की दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, पेपर 1 का, जा करके आप लोग आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। देखें, एक छवि जो बेहतर विवरण दिखती है उसे कहा जाता है, उसे बेहतर विभेदन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग की किस प्रक्रिया में ये मूलभूत पैरामीटर हैं, जैसे आकार, आकृति, टोन, बनावट, साइट, एसोसिएशन, छाया और पैटर्न। ये क्या है, रिमोट सेंसिंग की ये सारी मूलभूत पैरामीटर हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग किया जाता है, तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, छवि व्याख्या में किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का, इमेज इंटरप्रिटेशन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, एक 8 बिट छवि में, यहाँ खाली स्थान भरना है, पिक्सल मानों की कुल संख्या हो सकती है 64, 128, 256 या फिर 255। तो एक 8 बिट की छवि में दोस्तों 256 पिक्सल मानों की संख्या हो सकती है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, फॉक्स कलर कंपोजिट FCC छवि में स्वस्थ वनस्पति दिखाई देती है, नीला, लाल, हरा या नारंगी दिखाई देगा। तो यह लाल कलर दिखाई देगा, ठीक है। फॉक्स कलर कंपोजिट FCC में जो फोटो दिखाई देगा, जो छवि दिखाई देगी
जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो छवि होगी वो लाल रंग की दिखाई देगी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, IFOV किसकी दृश्यता का कोणीय शंकु है? उपग्रह का, स्कैनर का, छवि का या फिर सेंसर का? तो जो IFOV होता है दोस्तों ये स्कैनर का दृश्यता का कोणीय शंकु होता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, उपग्रह द्वारा सतह पर चित्रित क्षेत्र को कहा जाता है? नादिर, स्वाथ, IFOV या फिर ऑर्बिट यानी कक्षा कहा जाता है। उपग्रह द्वारा सतह पर चित्रित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे स्वाथ कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, समय के साथ परावर्तन या फिर उत्सर्जन में परिवर्तन को कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, टेम्पोरल वेरिएशन कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, पृथ्वी से भूस्थैथिक उपग्रह की ऊंचाई की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखिए लेंस केंद्र के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसे नादिर बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नादिर बिंदु। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, कौन सा कारक फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है? आकार, छाया, टोन या फिर समय? तो जो आपका इसमें समय है दोस्तों, जो टाइम होता है ये आपके, ठीक है, फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है। बाकी आकार, छाया और टोन ये आपके फोटो व्याख्या से संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, समय आपका फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, रिमोट सेंसिंग इस मायने में विशिष्ट है कि यह देता है, क्या देता है? सिनोप्टिक दृश्य देता है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग GIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो रिमोट सेंसिंग है दोस्तों ये GIS के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण के परस्पर क्रिया, बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। लक्ष्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन दोनों होता है। ठीक है, क्रिया और उत्सर्जन दोनों होता है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया 43, रिमोट सेंसिंग तकनीकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोगी रूप से नियोजित किया जा रहा है। किसके लिए? तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए, भूमि उपयोग के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इन GIS द पॉइंट डाटा फीचर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, यानी GIS में मुख्य बिंदु डेटा सुविधा का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जा सकता है। किसको दर्शाने के लिए किया जा सकता है? तो लोकेशन को दर्शाने के लिए, स्थल को दर्शाने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, किसी छवि का DN मान इस प्रकार परिभाषित होता है। किस प्रकार परिभाषित होता है? तो डिजिटल नंबर के द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है आपका, रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखें इसमें दृश्यमान किरणों का उपयोग किया जाता है, थर्मल इंफ्रारेड का भी और रेडियो तरंग का भी। गामा रेड का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका है? तो स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर की मुख्य भूमिका होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 48 क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ IFOV इज। IFOV का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाला हमेशा याद रखिएगा, हिंदी वाले को छोड़ देंगे। फिर भी यहीं पर वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, हिंदी में भी वही लिखा है। इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाली स्थान से होकर यात्रा कर सकता है? ध्वनि तरंग, पानी की लहरें,
विद्युत चुम्बकीय तरंग या समुद्री लहरें। इन चारों में से कौन होता है जो खाली स्थान से होकर के अपनी यात्रा सुगमन तरीके से कर सकता है? तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं, ये खाली स्थान से होकर के अपनी यात्रा जो है सुगमन तरीके से कर सकती हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? सूचना प्रणाली निम्नलिखित परिचालनों की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है? तो डेटा का संग्रह, प्रेक्षणों की योजना बनाना, डेटा का विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये चारों है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। देखें दिया तो है आपका, लेकिन यहाँ पर आपके सूचना प्रणाली निम्नलिखित परिचालनों की श्रृंखला है। अच्छा, इसको नंबर वाइज आपको सेव करना है। जैसे मान लीजिए सूचना प्रणाली की ये चारों आपकी परिचालन की श्रृंखलाएं हैं, लेकिन ये श्रृंखलाएं में किस तरीके से व्यवस्थित की जाती हैं, ऐसे आपको रखना है, ठीक है। चलें देखिए, पहले में आपका डेटा संग्रह होता है, उसके बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है, फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, फिर आपका प्रेक्षणों की योजना बनाई जाती है, ठीक है। तो यानी 1, 3, 4 और 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1, 3, 4 और 2 डी ऑप्शन में दिया है। 50 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आप लोग देख सकते हैं, 5th सेमेस्टर है, जियोग्राफी है, पेपर का नाम है, पेपर सेकंड है, आप लोग जानते हैं 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। देखें, कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन है, कितना इसका रेजोल्यूशन होता है? तो 0.25 मीटर होता है, ठीक है। कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन कितना है? 0.25 मीटर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है पहले का। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? यदि तरंग दैर्ध्य की तीव्रता कम हो जाती है तो ऊर्जा बढ़ोतरी होगी, ऊर्जा घट जाएगी, या फिर सेम रहेगी, या फिर शून्य हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य की जब भी तीव्रता कम हो जाती है दोस्तों, तो इसका जो ऊर्जा होगा ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कम होगी तो ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाई छायाचित्र के पैमाने को प्रभावित नहीं करता है? तो उड़ान ऊंचाई जो होता है हवाई छायाचित्र के पैमाने को प्रभावित करता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दूसरा क्या है? फोकल लंबाई भी आपके हवाई छायाचित्र को प्रभावित करता है, और धरातली ऊंचाई भी आपके हवाई छायाचित्र को प्रभावित करता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इमेज का डेटा प्रारूप है? GIF, TIFF और BMP, ये तीनों जो है दोस्तों आपके क्या है? डिजिटल इमेज के डेटा प्रारूप हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? GIS स्टैंड फॉर, GIS का फुल फॉर्म तो जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। छठा प्रश्न है, नीला हरा लाल दृश्यमान स्पेक्ट्रम है किसके? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्राइमरी कलर होता है नीला हरा और लाल, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें सातवां प्रश्न क्या है? चलें प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है, GIS उपकरण उपयोगकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो जो GIS होते हैं, ये उपकरण, जो GIS उपकरण होते हैं, इसका जो यूज कर रहे होते हैं, जो उपयोग करता है, तो इन चारों में से किसका अनुमति देता है GIS की? लीजिए आप यूज करिए। तो देखिए आंकड़े खोजने के लिए भी देता है, आंकड़े संग्रहित करने के लिए भी, और आंकड़े संशोधित करने के लिए भी देता है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा GIS आंकड़े संग्रहित करने के पारंपरिक तरीके हैं? तो देखें आपका वेक्टर ग्राफिक्स है और रास्टर इमेजेस, ये दोनों हैं आपके, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 8 के। चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, किस प्रकार के प्रक्षेप में संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों या फिर जोनों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है UTM प्रोजेक्शन के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर आपका 10 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स GIS सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन प्रयुक्त नहीं होता है?
तो देखिए गोले का प्रयोग नहीं होता है। बाकी बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन और बहुभुज यानी पॉलीगॉन, इन तीनों का उपयोग आपका जीआईएस सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन गोले का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 10वें का। 11वां प्रश्न आपको खाली स्थान भरना है। पूछ क्या रहा है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करता है, कौन करता है? तो ये जो आपका ओजोन होती है, ठीक है, जो ओजोन होती है हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगला भी आपको खाली स्थान भरना है। जीआईएस सॉफ्टवेयर स्टोरेज ओनली, यानी जीआईएस सॉफ्टवेयर जो होता है ये केवल स्थानिक आंकड़े संग्रहित करता है या फिर गुणात्मक आंकड़े को भी संग्रहित करता है? तो ध्यान रखेंगे, जो जीआईएस सॉफ्टवेयर होता है ये स्थानिक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े इन दोनों को संग्रहित करता है। सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस तापमान से ऊपर की सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं? तो ये ओके है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, नीला प्रकाश प्लस हरा प्रकाश प्लस लाल प्रकाश बराबर लाल प्रकाश होगा, सफ़ेद प्रकाश होगा, काला प्रकाश होगा या फिर हरी नीला प्रकाश होगा? तो ध्यान रखेंगे, जो नीला प्रकाश होगा प्लस हरा प्रकाश होगा प्लस लाल प्रकाश होगा, उसके बाद कौन सा प्रकाश बनेगा? सफ़ेद प्रकाश होगा। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, कौन से आंकड़े पिक्सेल से बने होते हैं? रास्टर आंकड़े या फिर वेक्टर आंकड़े? बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, रास्टर आंकड़े या फिर वेक्टर आंकड़े कौन से पिक्सेल से बने होते हैं? तो ये दोनों आपके रास्टर आंकड़ों से बने होते हैं। ठीक है, जो आंकड़े पिक्सल से बने होते हैं वो रास्टर आंकड़े होते हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, खाली स्थान आपको भरना है। पृथ्वी से किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैथिक उपग्रह की कक्षा होती है, तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, आपकी भूस्थैथिक उपग्रह की कक्षाएं होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें क्वेश्चन पेपर सिमिलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन सेम क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, संवेदक वह उपकरण है जिसे को, यहाँ जिसको लिखना चाहिए था। ठीक है, संवेदक वह उपकरण है जिसको खाली स्थान भरना है, करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो संवेदक वह उपकरण है जिसको अवलोकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति क्षेत्र सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का हिस्सा है? तो ये आपका पराबैंगनी आवृत्ति क्षेत्र, इंफ्रारेड आवृत्ति क्षेत्र और रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का हिस्सा हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है? तो 0.4 से 0.60। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसको म्यू मीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बना है म्यू बोलते हैं, म्यू मीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको हार्डवेयर घटक के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? कीबोर्ड को। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया, भूस्थैथिक उपग्रह का कालिक रिजोल्यूशन कितना होता है? तो इसका कालिक रिजोल्यूशन 0 होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या पूछा है आपका, बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। यह परिभाषा दी है, किसने यह परिभाषा दी है? तो बैरेट एवं कर्टिज ने दी है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन का वर्गीकरण है? तो अक्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ये ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन के दोनों वर्गीकरण के आधार हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी अधीन होता है, किसके अधीन? बिखराव के अधीन, अवशोषण के अधीन या फिर संचरण के अधीन? जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके अधीन होता है। तो ये
उपर्युक्त सभी के, संचरण, अवशोषण और बिखराव इन सभी के अधीन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का ईएमआर वर्णक्रमीय क्षेत्र जो वायुमंडल से बिना अधिक क्षीणन के गुजरता है कहलाता है। ऑक्सीजन विंडो कहलाता है, ब्लैक होल, या फिर वायुमंडलीय विंडो है, या फिर ओजोन विंडो। बताइए इन चारों में से कौन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ईएमआर वर्णक्रमीय क्षेत्र है जो वायुमंडल के बिना अधिक क्षीणन के गुजरता है? तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है, वायुमंडलीय विंडो। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर पूछा गया है, संसार का प्रथम अंतरिक्ष मानव यात्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है? यूरी गागरिन को प्राप्त है। बी ऑप्शन राइट है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, कर्नाटक का हासन जिला है, या फिर देहरादून है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक का हासन जिला में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन भू-स्थैतिक उपग्रह नहीं है? तो देखें, मेटियोसैट ये आपका भू-स्थैतिक उपग्रह है। इनसैट भी है, लेकिन जो आपका सी सैट है दोस्तों, ये आपका भू-स्थैतिक उपग्रह नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? लघु तरंग प्रदेश की विशेषताएं हैं। लघु तरंग प्रदेश की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये जो प्रदेश होते हैं, ये सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों विधियों से प्रतिबिंबों की प्राप्ति इन यहाँ पर संभव होती है। तो जो लघु तरंग प्रदेश होते हैं, इनमें रडार के द्वारा सक्रिय फोटोग्राफी भी होती है, ठीक है। मेघ, कुहरा व वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता वाले अपेक्षाकृत लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है? ईएमआर का अवस्क भाग किसके बीच स्थित है? तो जो ईएमआर का जो अवस्क भाग होता है, यह 0.7 से लेकर के 1.4 मिलीमीटर के बीच में स्थित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जीआईएस शब्द आधिकारिक तौर पर 1968 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो रोजर टॉमलिंसन के द्वारा, ठीक है। जीआईएस शब्द आधिकारिक तौर पर रोजर टॉमलिंसन के द्वारा 1968 में गढ़ा गया था। ये आपका शायद चौथा 5वां नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से देखा होगा, ठीक है। चले, अगला देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर है लगभग आपके सिमिलर हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। सुदूर संवेदन के लिए अनुयुक्त प्रदेश है, यानी सुदूर संवेदन के लिए इन चारों प्रदेशों में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? दृश्य प्रदेश का, एक्सरे किरण प्रदेश का, अवरक्त प्रदेश का, या फिर लघु तरंग प्रदेश का? तो जो सुदूर संवेदन होते हैं दोस्तों, ये अनुयुक्त, यानी इनका प्रयोग किस प्रदेश में नहीं किया जा सकता है? एक्सरे किरण प्रदेश में सुदूर संवेदन का जो प्रयोग है, ये उपयोग अनुपयुक्त होता है, यानी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? देखें, सुदूर संवेदन की अवस्थाएं हैं 4, 5, 3 या 7। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं 7 होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। द स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग आर 7। चलिए, प्रश्न नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य 0.3 से 0.4 मिलीमीटर है? परावर्तित अवरक्त बैंड का, या फिर तापीय अवरक्त बैंड का, या फिर फोटोग्राफिक्स पराबैंगनी बैंड का, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल, देखें, आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, फोटोग्राफिक पराबैंगनी जो बैंड होता है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है 0.3 से लेकर के 0.4 मिलीमीटर होता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए, प्रश्न नंबर 36 का पूछा गया है, एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है। तो एक निष्क्रिय सेंसर जो होता है, ये सूर्य का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ए पैसिव सेंसर यूजेज सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह था अपोलो, आर्यभट्ट, रोहिणी, या फिर स्पुतनिक? तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताएंगे। जो आर्यभट्ट है दोस्तों, ये भारत का प्रथम उपग्रह था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए, प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? सुदूर संवेदन के लिए अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पूछ रहा है,
रॉकेट होगा, मीनार होगा या फिर टावर्स, यानी मीनार माने टावर्स, या फिर हैवी एयरक्राफ्ट होंगे भारी वायुयान, या फिर बैलून्स होते हैं जो गुब्बारे होते हैं। तो इसमें जो रॉकेट होते हैं दोस्तों ये सुदूर संवेदन के अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है। ये ऑप्शन आपके राइट है प्रश्न नंबर 38 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो गुब्बारे हैं बैलून्स ये भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ बेस्ट आंसर रॉकेट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है विभेदन कहलाता है, विभेदन क्या कहलाता है बताने का प्रयास करेंगे। स्कारलेट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन किसे कहते हैं। तो जो विभेदन है वह धरातल की कम से कम दूरी के विवरण को एक दूसरे से अलग प्रस्तुत करने की क्षमता होती है विभेदन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड तरंग की खोज किसने की थी बताइए। बिल्कुल सर डब्ल्यू हर्शेल ने। ठीक है, सर डब्ल्यू हर्शेल ने इंफ्रारेड तरंगों की खोज की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले IRS सैटेलाइट बताइए, IRS उपग्रह किसका है, जापानी है, यूरोपीय, भारतीय है या अमेरिकी है। IRS जो IRS है ये भारतीय है। ठीक है, भारतीय उपग्रह है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है। समय को, दूरी को, तरंगदैर्घ्य बैंड को या उत्सर्जित विकिरण को। किसको रेडियोमेट्रिक विभेदन में, ठीक है, रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका तरंगदैर्घ्य बैंड होता है दोस्तों इसको क्या किया जाता है रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है किसी संसूचक द्वारा एक निश्चित अंतराल पर धरातलीय तथा स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो स्पेक्ट्रल विभेदन कहलाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या है सुदूर संवेदन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी जो आपका द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, किसने किया था सबसे पहले, तो एवेलिन प्रूट ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। सुदूर संवेदन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एवेलिन प्रूट। डी ऑप्शन राइट है। देखिए जो क्वेश्चन लगे आपको डाउट है उसे आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार का मानचित्र, ठीक है, चलें, किस प्रकार का मानचित्र किसी विशेष विशेषता को विस्तार से समझा जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है आपका विषयगत मानचित्र के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है एक बड़े फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखें बड़े पैमाने पर डिजिटल मैपिंग का विस्तृत इतिहास 1960 में अपनाया गया था किसके द्वारा, तो USA का जनगणना सर्वेक्षण के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों 47 नंबर रिमोट सेंसिंग अपने प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंगों का उपयोग करती है। विद्युत क्षेत्र का, गामा किरणों की, सोनार तरंगे की या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। डी ऑप्शन आपका राइट है। यह प्रश्न आप लोग 2 बार देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग इमेज को शुद्ध तथा उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है। डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल तकनीक का और फोटोग्राफिक्स तकनीक का, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों आपके करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर आपका 49 क्या पूछा गया है देखें दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव प्रश्न है, कौन सही नहीं है चलिए देखने का प्रयास करते हैं। डिजिटल इमेज लघु आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में व्यवस्थित की जाती है, ये आपका गलत है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले दिए गए कथनों में पहला ऑप्शन आपका गलत है। चले 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महासागरों का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। महासागरों का अध्ययन किससे किया जाता है, MOS-1 से। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा अच्छे से, आपके दिमाग में याद रहेगा। हिंदी में याद रखेंगे भूल जाएंगे, इंग्लिश वाला देख लीजिए अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के आर्द्र सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वनस्पति का दूर संवेदन द्वारा अध्ययन करने के लिए उचित समय है। कौन सा उचित समय होता है, मई जून का। बी ऑप्शन आपका राइट है 51 नंबर प्रश्न का।
प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, भारत में फसलों के पूर्वानुमान के लिए किन दूर संवेदकों का प्रयोग किया जाता है? IRS का, SAR का या फिर लैंडसेट का? तो इसमें आपका जो SAR है, ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो भारत में फसलों के पूर्वानुमान का पता लगाया जाता है SAR के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 52 का। दोस्तों समय नहीं बचा है, नहीं तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसे बता देता, ठीक है। बाकी आप लोग इसे सर्च करके अच्छे से देख लेंगे या फिर बुक्स में से अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण उपग्रही सुदूर संवेदन आंकड़ों में बाधा उत्पन्न करती है? तो जो आपका मेघ आवरण होता है, ये क्या करती है? तो ये उपग्रही सुदूर संवेदन आंकड़ों में बाधा उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्लाउड कवर, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, GIS एक आंतरिक रूप से संदर्भित स्वचालित धरातलीय सूचना प्रणाली है। यह परिभाषा दी है, किसके द्वारा दिया गया है? बेरी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, GIS एक आंतरिक रूप से संदर्भित स्वचालित धरातलीय सूचना प्रणाली है। ये जो स्टेटमेंट है बेरी के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 54 का। चलिए, प्रश्न नंबर 55 क्या है? लैंडसेट, SPOT और IRS किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके सूर्य तुल्यकालिक के उदाहरण हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। यह संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 56 का। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना सुदूर संवेदी प्रोग्राम है? तो किसके पास है? IRS सीरीज के पास है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 है, फोटो व्याख्या का उद्देश्य है। फोटो व्याख्या का उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र की पहचान, वस्तुओं की पहचान और वस्तुओं के महत्व का आकलन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका क्या पूछा गया है? स्पार्ट उपग्रह प्रोग्राम चलाया गया था भारत द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या फिर जापान के द्वारा? तो ये चलाया गया था फ्रांस के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है 59 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है? रेडियो मेट्रिक रिजोल्यूशन में 16 स्तरों के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है, कितनी संख्या है? तो इसमें कुल 4 संख्या है। सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने दोबारा देखा, ठीक है, दोहराया गया इस प्रश्न को। सूर्य तुल्यकालिक या ध्रुवीय परिक्रमा के आम तौर पर की ऊंचाई सीमा पर रखा जाता है, कितनी ऊंचाई सीमा पर रखा जाता है? तो 700 से लेकर के 1500 किलोमीटर, ठीक है। 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने के बाद काम आता है? तो यह काम आता है आपका NRSC सेंटर। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 63 का। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कौन वक्र रेखीय निर्देशांक प्रणाली का उदाहरण है? तो कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली है। ये ऑप्शन आपका राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? किसने पहली बार रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? USA, UK, रूस या फिर जर्मनी? तो सबसे पहले रूस ने, ठीक है, पहली बार रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया था। सी ऑप्शन राइट है 65 का। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। GIS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखिए, ग्लोबल मैपर, बाकी इसमें जो QGIS है और जो आपका कार्टोसेट है, ये तीनों आपके GIS सॉफ्टवेयर हैं। बाकी ऑटोकैड मानचित्र 3D आपका, ठीक है, GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 67 है, GIS में बहुभुज को संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है? तो 2D स्पेस एक समरूप प्रतिनिधित्व। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 67 का। चलिए, प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। भूमि उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का अधिक प्रयोग किया जाता है? दृश्य का, अवरक्त का, पराबैंगनी किरणों का या फिर गामा किरणों का? तो ध्यान रखेंगे, इन चारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा
देखिए सी ऑप्शन में दिया है, चारों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 69 है आपका, 10 बिट इमेज ऊर्जा स्तर के आधार पर एकल रंगों के कितने रंगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है? 1024। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उसमें आपने क्या पढ़ा है, वहाँ 8 बिट पूछा गया था, 256 था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके 10 बिट पूछा गया है तो 1024 होगा। प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है? उपग्रह पूछा है, प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह चंद्रमा क्या है आपका, प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये सारे आपके प्राकृतिक हैं, लेकिन उपग्रह के बारे में पूछा है तो चंद्रमा आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस का घटक है? जीआईएस का घटक कौन सा है? तो डेटा इनपुट और सत्यापन उप प्रणाली जो है ये आपका जीआईएस का घटक है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला जियोसेंट्रिक डेटम है, कौन है? तो ये आपका WGS 1984 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण सुदूर संवेदन में उपयोगी नहीं है? तो एक्स किरणें जो होती हैं ये आपके सुदूर संवेदन में उपयोगी नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, डिजिटलीकरण तकनीक में प्रयुक्त प्रोग्राम है, कौन सा प्रयुक्त प्रोग्राम है? तो CAD है। ठीक है, CAD ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है, डिजिटलीकरण तकनीकी में प्रयुक्त प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन के लिए सक्रिय प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो ये रडार है और आपका लाइडर है। ठीक है, लिडार लिखा है, सोनार है, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन के सक्रिय प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है प्रश्न नंबर 75 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।